अच्छा, सबसे पहला जो लॉन्ग है वो है व्हाट इज रेशनल एक्टर मॉडल एंड हाउ डज इट एक्सप्लेन फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रेशनल एक्टर मॉडल बेस करता है एक इंडिविजुअल के ऊपर जो कि लॉजिकल और कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए। इसके अंदर इट एज्यूम्स दैट लीडर्स एक्ट लाइक रेशनल इंडिविजुअल्स। रेशनल्स मीन्स होता है लॉजिकल सोचना, हु थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग चॉइस। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, leaders analyze different options, predict possible results, and choose the best action to maximize their country's interest. चूंकि हमारा सवाल यह है कि हाउ डज इट एक्सप्लेन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो एक इंडिविजुअल लीडर है वो सबसे पहले ये सोचता है कि इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, और वो फिर उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है, जो कंट्री के फ़ायदे में होता है, वो उसको चूज़ करता है, जो उसको लगता है ये बेहतर हो सकता है। ठीक है। हाउएवर, जबकि नॉट ऑल स्कॉलर्स एग्री डैट लीडर्स अलोन शेप हिस्ट्री, जबकि सब स्कॉलर्स ये बात नहीं कहते कि लीडर ही हिस्ट्री को बनाता है। जैसे कि केंथ वॉल्ट्स आर्ग्यू डैट फॉरेन पॉलिसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स। जो फॉरेन पॉलिसी है वो बनाई जाती है दो चीज़ों के द्वारा, एक इंटरनेशनली और एक डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से। नॉट जस्ट इंडिविजुअल लीडर्स, सिर्फ और सिर्फ कहता है इंडिविजुअल लीडर्स ही असरअंदाज नहीं होते, बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम और डोमेस्टिक सिस्टम ये दोनों असरअंदाज होता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, tensions between the US and the USSR were often studied in terms of global power, rather than focusing on the personalities of their leader. इसको अगर हम समझे तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब कोल्ड वॉर के दौरान दो कंट्रीज के दरमियान जो एक तनाव चल रहा था, जो एक जंग सी चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी, उसके अंदर किसी भी लीडर का किरदार नहीं था, बल्कि वो जो कुछ हो रहा था वो इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा था, इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से था। एग्जाम्पल है इसकी, अ कंट्री सिंगिंग अ ट्रेड डील टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी फॉलोज द रेशनल एक्टर मॉडल एज इट बेनिफिट्स द नेशन इज अ लॉजिकल वे। ये बेसिकली एग्जाम्पल है रेशनल एक्टर मॉडल की, जिसमें वो ये बताना चाह रहा है कि एक कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है एक पर्सन की वजह से अगर वो ट्रेड किसी दूसरी कंट्री के साथ अच्छे से करना चाहे तो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट्स हाउ मच इन्फ्लुएंस अ लीडर हैज ऑन फॉरेन पॉलिसी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं लीडर्स को फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कैपेसिटी, कि उनकी इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल कैपेसिटी कितनी है, पर्सनल विलिंगनेस और इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। ये वो सब चीज़ें जो ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके थे शॉर्ट्स में। अगर आपने वो शॉर्ट्स रीड किए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है, इनको एक दफ़ा मैं रीड करवा देता हूँ। सम लीडर्स हैव स्ट्रॉन्ग लीगल पावर while other must share power with other government branches. A leader in dictatorship has more freedom to make foreign policy compared to a leader in a democracy. देखिए वो कह रहा है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कैपेसिटी। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो लीडर है उसके हाथ में कितनी ताकत है, वो कितना काबिल है कि वो जो कहे वो हो जाए। जिस तरह एक डिक्टेटर है उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, उसके मुकाबले में एक डेमोक्रेटिक लीडर को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है। और अगर हम अगले पड़ाव की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें, तो वह है पर्सनल विलिंगनेस। अब आती है कि अगर उसके पास ताकत है लेकिन उसकी क्या पर्सनल विलिंगनेस भी है या नहीं, या वो अगर डेमोक्रेटिक लीडर भी है तो वो कितना विलिंग है किसी काम को करने में। सम लीडर्स आर हाईली इन्वॉल्व्ड इन फॉरेन पॉलिसी व्हाइल अदर्स फोकस मोर ऑन डोमेस्टिक इश्यूज। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका बेसिक जो पॉइंट है, बेसिक फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसीज पर होता है, और कुछ लीडर्स का बेसिक फोकस डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर होता है कि जो मुल्क में चल रहे हैं। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल।
इसका मतलब ये है कि उसके टाइम में उसको किस तरह की अवेलेबिलिटी मिली है। अगर क्राइसिस लाइक सिचुएशन है और उस क्राइसिस लाइक सिचुएशन को अच्छे से यूटिलाइज करेगा तो एक लीडर बनकर उभरेगा, और अगर नहीं तो वो फिर नहीं हो सकेगा। लीडर्स हैव मोर पावर इन टाइम ऑफ क्राइसिस सच एज ड्यूरिंग वॉर्स, टेररिस्ट अटैक्स और इकोनॉमिक रिसेशन। इन सच सिचुएशन दे कैन मेक क्विक एंड इम्पैक्टफुल डिसीजन। After the 9/11 attack, US President George W. Bush had greater power to make security decisions and start the war on terror. कहता है कि 9/11 के अटैक के बाद जो यूएस प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आ गई थी और सिक्योरिटी आई थी डिसीजन लेने की। सिक्योरिटी का डिसीजन आ गया था कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है और उन्हें इसको अच्छे से यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश की। तीसरा जो सवाल है, हाउ डू इमोशन इन्फ्लुएंस अ लीडर्स डिसीजन मेकिंग, कि किस तरह से जो उनके इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती हैं। चलें जाने इस बारे में। इमोशंस प्ले अ बिग रोल इन हाउ लीडर्स मेक डिसीजंस। लीडर्स डू नॉट ऑलवेज एक्ट based on pure logical feelings like fear, anger, and pride affect their choices. Studies show that emotions can change how leaders think, what they remember, and how they act in difficult situations. जैसा कि आप सब जानते हो कि जो इमोशंस हैं वो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह के गुस्सा, खुशी, गम, खौफ। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती हैं। Even though Western culture often separates reasons from emotions, जबकि जो वेस्ट का कल्चर है वो चाहता है कि इमोशंस को रीजन से अलग किया जाए, लेकिन हकीकत में इन रियलिटी दे आर क्लोजली लिंक्ड। द ब्रेन प्रोसेस इमोशन बिफोर लॉजिकल थिंकिंग। हत्ता कि ये जो प्रोसेस है, आपका सोचने का प्रोसेस और आपके इमोशंस का प्रोसेस, ये जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी शख्स को गाली देते हो तो उसका जो सबसे पहला रिएक्ट होगा वो इमोशनल होगा। वो या तो गुस्सा होगा, या तो खुश होगा या तो वो परेशान होगा, या तो वो दुखी होगा। इन रिएक्शन के बाद उसका लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस काम करेगा, रीजनिंग पे आएगा और सोचेगा कि मुझे इसके ऊपर क्या रिएक्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए था। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है, इनको आप जुदा नहीं कर सकते। Which means emotion influence decisions before reasoning. ये decisions को reasoning से पहले influence करते हैं। Way to studies leaders emotion. लीडर्स के इमोशंस को स्टडी करने के जो हम तरीके इजाद किए हुए हैं, वो पहला है साइकोबायोग्राफिक अप्रोच। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उसकी एंटायर लाइफ, उसका चाइल्डहुड, उसका पर्सनल राइटिंग स्टाइल, पर्सनल उसकी लाइफ स्टाइल क्या थी। नेक्स्ट है अफेक्टिव डायमेंशंस। Focuses on one specific emotion trait instead of a full psychological profile. दूसरा जो तरीका है वो ये है कि किसी एक खास मौके के ऊपर जो उसके साथ वाकया पेश आया उसको स्टडी किया जाए, यानी कि उसकी ज़िंदगी का कोई ख़ास वाक़ये को पकड़ लिया जाए और देखा जाए कि उस वाक़ये ने उसके ऊपर क्या असरात डाले। जैसे कि एक इंसान जो कि जूइश से ताल्लुक़ रखता है, मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता है या हिंदुइज़म से ताल्लुक़ रखता है, जब वो बड़ा होता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, उसकी ऑब्ज़र्वेशन, उसके थॉट्स। और अगर वो एक जूइश होलोकॉस्ट वाले टाइम पे था, मुस्लिम एज अ गज़ा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसकी जो उस वक्त के नज़रियात होंगे वो सारे बदल रहे होंगे, क्योंकि वो क्राइसिस से गुज़र रहा है या गुज़र चुका था। Middle way approach studies how emotionally attached leaders are to their country. मिडल वे अप्रोच का मतलब ये है कि आप ये जानने की कोशिश करो कि आपका जो लीडर है वो अपने मुल्क से कितना मुखलिस है, कितनी उसे मोहब्बत है, कितना वो मुहिब्बुल वतन है। मिडल वे अप्रोच ये कहती है अ लीडर हु इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देयर नेशन में टेक रिस्की एक्शंस। कह रहे हैं कि जो लीडर अपने मुल्क के साथ इंतहाई मोहब्बत करता है वो हमेशा रिस्की जो डिसीजन होते हैं वो लेने के लिए तैयार होता है। सच एज सीकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स का हासिल करना जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है।
हाउ डज नेशनलिज्म अफेक्ट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन? नेशनलिज्म किस तरह से फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को अफेक्ट करती है? Nationalism is a strong emotion attached to one's country. It can create a mix of fear and pride, pushing leaders to take aggressive action to protect or strengthen their nation. One common effect of nationalism is the desire to develop nuclear weapons. बात वो कर रहे हैं कि नेशनलिज्म वो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैचमेंट होती है अपनी कंट्री के साथ। ये मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स आप में उजागर करती है। एक तो डर उजागर करती है जो कि आपको इस चीज़ से डराती है कि कहीं मेरी वजह से कहीं मैं ऐसा गलत डिसीजन ना ले लूँ कि जिससे मेरे मुल्क का नुकसान पहुँचे। और दूसरा है प्राइड, आपको फख्र दिलाती है। पुशिंग लीडर्स टू टेक एग्रेसिव एक्शंस टू प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन देयर नेशंस। ये लीडर्स को पुश करती है, उनको अग्रेसिव बनाती है एग्रेसिव एक्शन लेने पर और अपने मुल्क को मजबूत करने में। वन कॉमन इफेक्ट्स ऑफ नेशनलिज्म इज द डिजायर टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। जो सबसे कॉमन इफेक्ट है नेशनलिज्म का आजकल वो है डेवलप करना न्यूक्लियर वेपन्स। Political scientist Jacques Hammonds studied this and found that leaders in France and India were motivated by nationalism to build nuclear weapons. कह रहा है कि जो कि स्लाइड्स में बताया गया है जैक्वस हैमंड्स के मुताबिक कि इंडिया और फ्रांस ने जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया वो बेसिकली किया नेशनलिज्म को मद्देनजर रखते हुए, अपने मुल्क से मोहब्बत के वजह से। In contrast, leaders in Australia and Argentina who did not have the same strong nationalist beliefs choose not to develop nuclear weapons. और उसी के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीनिया जिनके लीडर्स के अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत करने का वैसा दर्स नहीं था तो उन्होंने इस चीज़ को ठुकरा दिया। Example, North Korea's leaders often use nationalist pride to justify its nuclear weapons program. नॉर्थ कोरिया जब भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जस्टिफाई करता है वो ये कहता है कि ये हमारा नेशनलिस्ट प्राइड है, क्लेमिंग इट्स नेसेसरी फॉर नेशनल सर्वाइवल, ये हमारे नेशनल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर 3 मेन पॉलिटिकल मोटिवेशंस ऑफ लीडर। लीडर्स के लिए 3 मेन पॉलिटिकल मोटिवेशंस क्या हैं? डिजायर टू विन एंड स्टे इन पावर। Some leaders focus mainly on keeping their position and will do whatever it takes to remain in control. Desire to win and stay in power. सभी लीडर्स, इवन के हर इंसान की ख्वाहिश है, बहुत से इंसानों की, कि वो ताकत में रहे और हमेशा जीतता रहे। जीतने की और ताकत की ख्वाहिश ये एक लीडर की निशानी है। डिजायर टू अचीव एम्बिशंस पॉलिटिकल गोल, अपने एम्बिशंस को, अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना। These leaders want to leave a legacy. ये लीडर्स चाहते हैं कि ये कोई लेगेसी पीछे छोड़े, विरासत छोड़े, एंड फोकस ऑन बिग प्रोजेक्ट्स सच एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मिलिट्री एक्सपेंशंस और न्यू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया जाए, ये इन लीडरान का, ये उन लोगों का गोल होता है जो लीडर बनना चाहते हैं या बन जाते हैं। डिजायर टू बिल्ड सोशल रिलेशनशिप। Some leaders prioritize forming alliances and maintaining good relations with other leaders and countries. Desire to build social relationship. इनकी ख्वाहिश होती है कि हम social relationships को build करें, socially बहुत सी countries के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं। Example, Adolf Hitler was focused on power and control. जो first हमारा point था desire, win and stay in power, वो Adolf Hitler पर फिट बैठता है। While Franklin D. Roosevelt was more interested in building alliances. जो second person है वो हमारी third heading पर फिट बैठता है, desire to build social relationship, building alliances and achieving long-term goals for the US economy. लो जी, अब तो ये दूसरी डेफिनेशन पर भी फिट बैठने लगा। जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट वाज मोर इंटरेस्टेड, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ये जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट था, इंटरेस्टेड था अलायंसेस बनाने में और अचीविंग गोल्स फॉर द यूएस इकोनॉमी। व्हाट इज कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी एंड हाउ डज इट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग?
Cognitive consistency is the tendency for leaders to believe information that matches their existing ideas and to ignore facts that not to be fit their beliefs. This bias can cause leaders to make poor decisions because they only focus on what support their opinion. Cognitive consistency कहती है कि जो लीडर्स के पास इंफॉर्मेशन के साथ जो चीज़ मैच होती है, जो आइडिया उनकी इंफॉर्मेशन के साथ मैच होता है, ये सिर्फ उसको रखते हैं, बाकी सबको ये इग्नोर कर देते हैं. These bias can cause leaders to make poor decision because they only focus on what support their opinion. ये चीज़ है जो इनके ओपिनियंस को, ये चीज़ है जो इनके डिसीजंस को कमज़ोर बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियन के ऊपर फोकस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग 1980s some world leaders refused to believe that the Soviet Union was changing even when clear evidence showed major reforms. कहा जा रहा है कि 1980 के दौरान जब बहुत से लीडरान ने इस चीज़ को इनकार कर दिया था कि सोवियत यूनियन बदलने जा रहा है, इवन कि उनके पास क्लियर सबूत भी थे. उसकी वजह ये था, देयर माइंड वर स्टक इन द ओल्ड बिलीव दैट द यूएसएसआर वुड ऑलवेज बी द सेम. उनका ये माइंड था, उनका ये जहन था, ख्याल था कि यूएसएसआर हमेशा ऐसा ही रहेगा. Henry Kissinger explained this by saying that leaders use beliefs they form before they taking office for as long as they remain in power. This can make them resistant to change. हेनरी किसिंगर का कहना था कि एक लीडर जो कि जब बड़ा हो रहा होता है, वो जो कुछ भी देखता है और वो जो ख्याल रखता है, वो अगर समझता है कि, जैसे कि मिसाल में बताया गया है कि समझता है कि एक मुल्क हमारा दुश्मन है, और वो जब बड़ा हो भी जाता है और वो मुल्क बेशक उनसे अच्छे से पेश आए, लेकिन वो फिर भी उसको अपना दुश्मन ही समझता है, क्योंकि बिफोर टेकिंग फॉर ऑफिस एज लॉन्ग एज इन पावर, सीट संभालने से पहले जो उसके ख्यालात थे, सीट संभालने के बाद भी तकरीबन वैसे ही रहते हैं. What is the security dilemma and how does it lead to the conflict? Security dilemma बेसिकली कहा जाता है कि अगर एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई वेपन्स डिवेलप करे और उसका साथ पड़ोसी मुल्क ये समझ ले कि ये शायद इसीलिए डिवेलप कर रहे हैं कि इन्होंने हम पर हमला करना है, और वो इस चक्कर में खुद भी हथियार बनाने लग जाए जो उसके मुकाबले के हों. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. द सिक्योरिटी डायलेमा हैपेंस व्हेन वन कंट्री इंक्रीज इट्स मिलिट्री पावर फॉर सेल्फ डिफेंस बट अदर कंट्रीज सीज दिस एज थ्रेट एंड रिस्पॉन्ड बाय बिल्डिंग देयर ओन मिलिट्री. There creates a cycle where all sides feel insecure. तो दोनों sides फिर insecure फील करेंगी, even though they were only trying to protect themselves. हालांकि वो दोनों खुद को प्रोटेक्ट ही कर रही थी. This dilemma was seen during the Cold War when the US and the Soviet Union kept building more nuclear weapons because they feared each other. Each side believed it was acting defensively, but the other saw it was an aggressive move. In the 21st century, China's military expansion has led over other countries in Asia, such as Japan and India, to increase their defense spending fears of future conflict. एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस तरह चाइना, अगर 21वीं सदी की बात की जाए तो चाइना अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहा है जापान के बॉर्डर्स के साथ, इंडिया के बॉर्डर के साथ, तो ये एक थ्रेट बना रहा है इन कंट्रीज के लिए. How do misperception lead to war? Misperception happen when leaders see the world differently from how it actually is. Misperceptions तब होती है जब लीडर दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है जैसे वो है ही नहीं. This often leads to mistakes in foreign policy, जो कि foreign policy में फिर एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है. One common misperception is overestimating an enemy hostility. Leaders sometimes believe that another country is preparing to attack when in reality it is only defending itself. अब बात है कि अगर आप अपने दुश्मन मुल्क को या किसी भी मुल्क को इस काबिल समझो कि वो आप पर हमला करने जा रहा है, और हकीकत में वो हमला नहीं करना चाहता, वो तो सिर्फ अपने डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, और आप ये समझ बैठो वो हमला करने वाला है, तो ये बहुत बड़े
खतरे की बात है आपके लिए, क्योंकि आप गलत समझ रहे हो और इस गलत चक्कर के अंदर आप भी उस पर हमला कर दोगे और ये जंग की वजह बन सकता है। Another mistake is underestimating how much the enemy fears them. Leaders may assume their actions are seen as peaceful when the other side actually sees them as threat. हकीकत में होता क्या है कि वो ये समझते हैं कि हमारा एक्शन पीसफुल है, लेकिन दूसरी जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन कंट्री होती है, वो समझती है ये तो हमारे लिए थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू अंडर एस्टिमेट हाउ मच चाइना फियर्ड इंडिया। वो ये नहीं जान पाया कि चाइना कितना डरता है इंडिया से। इन द 1960s ही डिड नॉट एक्सपेक्ट चाइना टू अटैक। वो ये नहीं जानता था कि चाइना उसके ऊपर अटैक कर देगा, बट चाइना सा इंडिया एज थ्रेट, लेकिन चाइना इंडिया से थ्रेट था एंड लॉन्च्ड अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। तो उसने इंडिया के ऊपर एक स्ट्राइक बोल दी, एक जंग लगा दी। द यूएस गवर्नमेंट थ्रू इराक हैड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इन 2003। यूएस को लगा कि इराक में मैस ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी बेशुमार हथियार मौजूद है, लीडिंग जो वार कर सकते हैं। 2003 में उन्होंने इस पर हमला कर दिया और जो कि एक वार की शक्ल बना। इट वाज फाउंड दैट इराक हैड नो सच वेपन्स। और बाद में पता चला कि इराक में तो कोई हथियार ही नहीं था। और फिर यूएस कहने लगा हो सॉरी हमसे गलती हो गई, हज़ारों लाखों लोग मारने के बाद वहाँ से यूएस से निकल गया। हाउ डज ओवर कॉन्फिडेंस इन वॉर लेड टू फेलियर? Wars often happen because both sides are too confident that they will win. War तब होती है जब दोनों sides इस चीज़ पर ओवर कॉन्फिडेंट हो कि हम जीत जाएंगे। Leaders sometimes believe their aims are stronger than they actually are. लीडर्स के जो मकासद होते हैं बाज़-औक़ात वो इस कदर उनको मजबूत समझते हैं जितने वो हकीकत में होते नहीं हैं। Or that their enemies are weaker than they really are. Two common overconfident mistakes: seeing high probabilities as absolute certainty. If a leader thinks they have an 80% chance of winning, they may assume victory is granted. अगर लीडर को लगे कि 80% से ज़्यादा 80% से ज़्यादा चांस उसके जीतने के हैं, तो ये समझा जाएगा हाई प्रोबेबिलिटी एज एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। Seeing low probability as impossible. If a leader believes an attack is only 10% likely, they may completely ignore the risk. फिर वो इस रिस्क को लेकर नहीं, अगर उसे लगेगा कि 10% चांसेस है मेरे जीतने के, देन वो इग्नोर करेगा कि अगर नहीं हम अटैक नहीं कर सकते। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग हैज लेड टू मेजर फेलियर इन हिस्ट्री। बिफोर वर्ल्ड वॉर II, ब्रिटेन एंड फ्रांस थॉट जर्मनी वॉज वीक and would not last long in a war. In reality, Germany was strong and quickly invaded several countries. In 1941, Hitler thought he could easily defeat the Soviet Union, but his army got stuck in long and costly war. 1941 की बात की जाए तो हिटलर को लगा था कि वो यूं ही रशिया को फतह कर लेगा, लेकिन रशिया में जाने के बाद उसे पता चला कि आखिर ही मैंने कहाँ हाथ डाला है। उम्मीद है कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।